क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया फेम सच में किसी को बचा सकती है? कार्तिक बग्गन के लाखों फॉलोअर्स थे, उसकी रील्स पर मिलियंस व्यूज आते थे, लेकिन जब 23 अगस्त की रात लुधियाना की सड़कों पर गोलियां बरसीं, तो उसकी डिजिटल शोहरत भी उसे नहीं बचा पाई। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक पार्किंग की छोटी सी बहस ने एक इन्फ्लुएंसर की जिंदगी का अंत कर दिया, कैसे गैंगस्टर्स ने झूठे दावे करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, और कैसे 22 दिनों की जांच में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पंजाब के अपराध जगत की नई परत उजागर कर दी। नमस्ते और स्वागत है आपका ट्रू क्राइम इंडिया पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के सबसे चौंकाने वाले और सच्चे अपराधों की कहानियां। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की कहानी पंजाब के एक मशहूर इन्फ्लुएंसर की मौत और एक ऐसे जुनून की दास्तान है जिसका अंजाम सिर्फ खून था। एक ऐसा सवाल जो लुधियाना शहर की सड़कों पर गूंज उठा था। किसने मारा कार्तिक बग्गन को? कौन था वो शख्स जिसे शहर का हर छोटा बड़ा अपराधी जानता था, जिसे लाखों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे? क्या यह एक गैंगवार था जैसा कि हर कोई मान रहा था, या फिर यह सिर्फ एक बदले की कहानी थी? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पुलिस को सिर्फ 22 दिन की कड़ी मशक्कत लगी, लेकिन इस जवाब ने पंजाब के अपराध जगत की एक नई सच्चाई सामने ला दी। तारीख थी 23 अगस्त, जगह लुधियाना का सुंदर नगर इलाका। रात के सन्नाटे को चीरते हुए गोलियों की गड़गड़ाहट ने इलाके को दहला दिया था। जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक युवक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। यह युवक कोई और नहीं बल्कि कार्तिक बग्गन था, वो शख्स जिसे पंजाब में हर कोई जानता था, न सिर्फ उसके आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से बल्कि उसके सोशल मीडिया स्टारडम के कारण भी। उसका दोस्त जो उसके साथ था भी गोलियों से घायल हो गया था, लेकिन वो बच गया। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। शुरुआत में इस हत्या को गैंगवार का नतीजा माना जा रहा था। यह अनुमान स्वाभाविक था। कार्तिक बग्गन का अतीत ही कुछ ऐसा था। वो एक कुख्यात अपराधी था और पंजाब में गैंगवार की खबरें आम थीं। इस शक को और भी बल तब मिला जब हत्या के ठीक एक दिन बाद गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया गैंग ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उन्होंने लिखा कि कार्तिक उनके भाइयों के साथ गलत व्यवहार करता था और उसका अंजाम यही होना था। सोशल मीडिया पर डाली गई इस पोस्ट ने हर किसी को यकीन दिला दिया कि यह हत्या एक बड़ी गैंगवॉर का हिस्सा है। मीडिया ने इसे तुरंत पंजाब के आपराधिक नेटवर्क से जोड़ दिया, लेकिन पुलिस की जांच की दिशा कुछ और ही थी। वो जानते थे कि अपराधी अक्सर अपनी धाक जमाने के लिए झूठे दावे करते हैं, और उनकी यह धारणा सही साबित हुई। गहन जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि गोपी घनश्यामपुरिया गैंग का इस हत्या से कोई सीधा लेना देना नहीं था। हालांकि मुख्य शूटर विक्की निहंग के कुछ संपर्क उस गैंग के सदस्यों से थे, लेकिन यह हत्या पूरी तरह से एक निजी रंजिश का परिणाम थी। यह खुलासा बेहद महत्वपूर्ण था। इसने केस की पूरी दिशा बदल दी। जो केस एक बड़ी गैंगवॉर की पहेली लग रहा था, वो अब सिर्फ एक मामूली विवाद से उपजे बदले की कहानी बन गया। यह दिखाता है कि कैसे आज के जमाने में अपराध की दुनिया में डिजिटल पोस्टरिंग यानी अपनी वर्चुअल धाक जमाना भी उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि असली दुनिया में अपराध करना। गैंगस्टर्स सिर्फ क्राइम नहीं करते बल्कि उसे ऑनलाइन सेलिब्रेट भी करते हैं ताकि उनका रुतबा बना रहे, चाहे उस वारदात से उनका कोई लेना देना हो या न हो। इस एक झूठे पोस्ट ने जांच को उलझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इस डिजिटल जाल को तोड़ दिया। इस खून का बीज हत्या से ठीक 4 दिन पहले बोया गया था। तारीख थी 20 अगस्त। लुधियाना के अमरापुरा इलाके में एक मामूली घटना ने एक ऐसी आग लगा दी थी जिसकी तपिश में कार्तिक बग्गन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कार्तिक का एक दोस्त अमनदीप सिंह, जिसे लोग सैम के नाम से जानते थे, उसके घर के बाहर अपनी बाइक पार्क कर रहा था। बस इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई।
लेकिन कार्तिक बग्गन सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं था, वो एक कुख्यात अपराधी भी था। उसने सैम को बेरहमी से पीटा, उसे इतने जख्म दिए कि उसे अस्पताल जाकर टांके लगवाने पड़े। सैम के लिए यह सिर्फ एक मारपीट नहीं थी, यह उसकी इज्जत पर हुआ हमला था। सबके सामने मिली इस ह्यूमिलिएटिंग हार ने उसके अंदर एक गहरी बदले की भावना भर दी। वह अपमान की आग में जल रहा था। उसने उसी वक्त ठान लिया कि कार्तिक बग्गन को इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसे इस काम को अंजाम देने के लिए लोग चाहिए थे, और यहीं पर उसकी पुरानी जान पहचान काम आई। सैम के पिता एक पार्किंग लॉट चलाते थे, जहां एक युवक तरनदीप सिंह काम करता था। तरनदीप के दोस्त थे, जिनमें गुरप्रीत सिंह उर्फ विक्की निहंग भी शामिल था। विक्की एक क्रिमिनल था, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था, और वो गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के सदस्यों से जुड़ा था। सैम ने अपने इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उसने अपने 8 दोस्तों को इकट्ठा किया। विक्की निहंग ने इस वारदात के लिए उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार भी मंगवाए। इस बीच सैम और कार्तिक के बीच का यह झगड़ा सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहा, यह डिजिटल दुनिया में भी फैल गया। मारपीट के बाद विक्की निहंग और कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को धमकियां दी और गाली गलौज की। जो बदला पहले सिर्फ एक शख्स का था, वो अब सोशल मीडिया के जरिए कई और लोगों का भी हो गया था। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सैम और उसके साथी उस रात कार्तिक की हत्या करने के लिए नहीं निकले थे। वे एक दूसरे ग्रुप से बदला लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिससे सैम का पुराना विवाद था। लेकिन फोन पर ही उनका उस ग्रुप से समझौता हो गया। सैम ने तब अपने दोस्तों से कहा कि जब हम सब इकट्ठा हैं और हमारे पास हथियार भी हैं, तो क्यों न कार्तिक को ही मार दिया जाए। यह एक ऐसा पल था जिसने एक सोची समझी साजिश को एक खूनी मौके में बदल दिया। इससे पता चलता है कि इन अपराधियों के लिए किसी की जिंदगी का मोल कितना कम था। बदले की भावना इतनी गहरी थी कि एक बार मौका मिला तो उन्होंने अपने लक्ष्य को बदल दिया। अब लौटते हैं उस काली रात पर। 24 अगस्त की रात, जब सैम अपने साथियों के साथ फिरोज गांधी मार्केट के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, उसी समय उनके दोस्त साहिल ने उन्हें फोन किया। साहिल ने बताया कि उसने कार्तिक को सुंदर नगर इलाके में देखा है। यह खबर सैम के लिए एक सुनहरा मौका थी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। सभी 3 बाइक पर सवार होकर तुरंत सुंदर नगर की तरफ निकल पड़े। रात का सन्नाटा था। कार्तिक अपने दोस्त के साथ सड़क पर था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसका इंतजार एक खूनी अंजाम कर रहा है। जैसे ही वो बाइक कार्तिक के पास पहुंची, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक कई गोलियां कार्तिक के शरीर को भेद गईं। कार्तिक मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि उसका दोस्त घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जिस बदला लेने की आग में सैम जल रहा था, वो उस आग में कार्तिक की जिंदगी की आहुति देकर शांत हो गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी एक साथ लुधियाना से फरार हो गए। उन्होंने खामनों में अलग होने का फैसला किया ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। इस कहानी में कार्तिक बग्गन सिर्फ एक पीड़ित नहीं था, उसकी जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं थी। मीडिया ने उसे इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बताया। उसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे। उसकी बनाई हुई रील्स पर मिलियन में व्यूज आते थे। सोशल मीडिया पर उसकी लाइफस्टाइल और उसका अंदाज लोगों को बहुत पसंद था। वो एक बहन का इकलौता भाई था, लेकिन उसकी इस चमकती हुई डिजिटल दुनिया के पीछे एक गहरी स्याह सच्चाई छिपी थी। कार्तिक बग्गन एक कुख्यात अपराधी था। बचपन से ही वो गलत संगत में पड़ गया था। 2 साल पहले बेंजामिन रोड पर एक गोलीबारी में वो घायल भी हुआ था। उस घटना ने शायद उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए प्रेरित किया। उसने अपराध की दुनिया को छोड़कर इंटरनेट की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने की सोची, और वो कामयाब भी हुआ। उसने अपनी पहचान एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर बनाई। लेकिन कहते हैं न, आपका अतीत कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता।
कार्तिक बग्गन की जिंदगी इस बात का एक जीता जागता उदाहरण थी कि कैसे एक शख्स अपनी पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में पहचान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका अतीत, उसका पुराना अंदाज और पुराने दुश्मन उसके साथ साथ ही चलते हैं। उसकी डिजिटल शोहरत ही उसके दुश्मनों को उस तक पहुंचाने का एक जरिया बन गई। जिस सोशल मीडिया को उसने अपनी नई जिंदगी का दरवाजा बनाया था, वही उसके पुराने दुश्मनों से बदला लेने का डिजिटल मैदान बन गया। यह एक दुखद विडंबना थी। एक तरफ वो एक मशहूर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी था और दूसरी तरफ वो वही पुराना अपराधी था जिसे सिर्फ एक थप्पड़ का हिसाब चुकाने के लिए उसकी जान ले ली गई। हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपियों को पकड़ना। सभी आरोपी लुधियाना से फरार हो चुके थे। सैम और उसका दोस्त उर्विंदर सिंह उर्फ गौतम कई राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र की ओर भागे। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के मार्गदर्शन केस इंचार्ज अवतार सिंह की टीम ने एक विशाल मैनहंट शुरू किया। पुलिस टीम ने हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र जैसे 5 राज्यों में आरोपियों का पीछा किया। यह एक अथक प्रयास था। पुलिस की टीम 40 घंटे से ज्यादा लगातार गाड़ी चलाती रही, सिर्फ उन अपराधियों का सुराग पाने के लिए। इस दौरान पुलिस ने तकनीकी और मानवीय दोनों तरह की जासूसी का सहारा लिया। उन्हें पता था कि एक बड़ी गैंगवॉर की झूठी कहानी के पीछे एक असली अपराध छिपा है और वो इसे बेनकाब करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। यह दौड़ कई दिनों तक चलती रही। पुलिस की टीम अपराधियों से बस कुछ कदम पीछे थी, लेकिन उन्हें चकमा देने की हर कोशिश अपराधी करते रहे। सैम और गौतम ने कई राज्यों में ठिकाने बदले, लेकिन फिर एक साधारण सी मानवीय कमजोरी उनकी गिरफ्तारी का कारण बन गई। लगातार भागते रहने और छिपते रहने से आरोपियों के पास पैसा खत्म हो गया। जब उनके पास पैसा नहीं बचा तो उन्हें रुकना पड़ा। उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में एक गुरुद्वारे में शरण ली और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने बिना कोई समय गवाए नांदेड़ साहिब पहुंचकर सैम और गौतम को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही तीसरे आरोपी साहिल को लुधियाना से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध हथियार और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इस गिरफ्तारी ने 22 दिनों से चल रही इस पहेली को सुलझा दिया। यह एक दिलचस्प पहलू है कि कैसे एक आधुनिक तकनीक आधारित जांच भी अंत में एक साधारण पुरानी दुनिया की समस्या यानी पैसे की कमी के कारण सफल हुई। यह दिखाता है कि कितने ही सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल क्यों न हो, उनकी बुनियादी जरूरतें उन्हें पकड़वाने में अहम भूमिका निभाती हैं। पुलिस की अथक मेहनत और सही मौके पर आरोपियों की ये गलती दोनों ने मिलकर इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लुधियाना लाया गया। यहीं से शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया। पुलिस ने सभी सबूत इकट्ठा किए, जिनमें बरामद हथियार, कार्तिक के दोस्त की गवाही और खुद आरोपियों के बयान शामिल थे। इन सभी तथ्यों के आधार पर पुलिस ने एक मजबूत चार्जशीट तैयार की। यह चार्जशीट इस बात का प्रमाण थी कि हत्या एक सोची समझी साजिश थी जो एक मामूली रंजिश के कारण अंजाम दी गई थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने न सिर्फ सैम के बदले की भावना को उजागर किया, बल्कि विक्की निहंग जैसे अपराधियों के बीच आपसी संबंधों और उनकी साजिश को भी कोर्ट के सामने रखा। हालांकि कानूनी प्रक्रिया जारी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी से कार्तिक के परिवार को एक तरह की राहत जरूर मिली होगी। यह केस इस बात को भी दर्शाता है कि न्याय की राह लंबी और धीमी हो सकती है, लेकिन अपराधियों को उनके किए की सजा मिलती है। कार्तिक बग्गन की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज की बदलती हुई तस्वीर का एक प्रतिबिंब है। यह एक सबक है कि जब बदले की भावना को अहंकार और सोशल मीडिया की शेखी के साथ मिला दिया जाता है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। एक मामूली पार्किंग विवाद जो बातचीत से सुलझ सकता था, सोशल मीडिया पर धमकियों में बदल गया और अंततः एक खूनी वारदात का रूप ले लिया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे डिजिटल स्पेस, जो लोगों को जोड़ने का जरिया है, वो ही दुश्मनी को हवा देने और उसे और भी भयानक बनाने का हथियार बन सकता है।
कार्तिक बग्गन ने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अतीत उसके साथ ही रहा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमारे चुनाव और हमारे कर्म हमेशा हमारा पीछा करते हैं। और यह भी कि समाज में न्याय और शांति तभी आ सकती है जब हम छोटी छोटी बातों को व्यक्तिगत बदले की भावना से ऊपर उठाकर मानवता और सहिष्णुता के साथ सुलझाना सीखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही सच्ची, गंभीर और सोच विचार वाली कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।